नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट ब्रिजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा और बात करने वाले हैं कि लोन डिफॉल्ट के केस में, लोन डिफॉल्ट के संबंध में बैंक एनबीएफसीज ने, लोन कंपनी ने आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ में सेक्शन 25 ईसीएस डिफॉल्ट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत एक कंप्लेंट, एक केस मुकदमा दर्ज करवा दिया है, या फिर चेक बाउंसिंग सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत एक कंप्लेंट फाइल कर दी है, या फिर दोस्तों बीएनएस की धारा 318 316 के तहत एक आपराधिक मामला चीटिंग इन फ्रॉड, विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एक मामला दर्ज करवा दिया है आपके खिलाफ में। दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि ये जो कंप्लेंट, ये जो केस मुकदमे दर्ज हुए हैं ना, ये कंप्लेंट, ये केस मुकदमे दर्ज हुए हैं कोलकाता की कोर्ट में, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लुधियाना, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, दूसरे स्टेट में दोस्तों, और कोर्ट के लोकेशन, कोर्ट के एड्रेस से लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर आप रहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं, आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में ये जो केस मुकदमे, ये जो कंप्लेंट फाइल हुए हैं, ये कोलकाता की कोर्ट में हुआ है। दोस्तों, अब आगे चलकर जब कोर्ट से आपको नोटिस आती है, जैसे कि प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस आ गई, समन्स की नोटिस आ गई, बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट की नोटिस आ गई, एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट की नोटिस आ गई। दोस्तों, अब ऐसे में जब आपको ये नोटिसेस रिसीव्ड होती मिलती हैं, तो आप काफी डर जाते हैं, काफी घबरा जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं कि यार मैं तो मुंबई में रहता हूं, ये केस मुकदमा कलकत्ता में कैसे दर्ज हो गया। अब मैं 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं कैसे जाकर इस केस मुकदमे को मैं फेस करूंगा, केस की डेट पर मैं कैसे जाऊंगा, मुझे यहां पर मेरा काम धंधा, जॉब, ये भी देखना है, फैमिली, परिवार है, सब कुछ मुझे देखना है, इतना लंबा ट्रेवल में नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार इसका सलूशन क्या है? अब आपके मन में कुछ प्रश्न ये उठते हैं कि क्या बिना कोर्ट जाए कोई कानूनी तरीका है कि यहां पर मुंबई में बैठकर ही इसका समाधान निकल जाए? क्या इस मामले में मुझे कोई एडवोकेट हायर करना पड़ेगा? यदि इस मामले में मैं कोई एडवोकेट ना लगाऊं, तो ऐसे में आगे क्या हो सकता है? क्या बिना कोर्ट कचहरी जाए मैं इस मामले को यहीं से मुंबई में बैठकर हैंडल कर सकता हूं क्या? दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठते हैं। कई बार तो लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के अगेंस्ट में कोर्ट बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट या फिर एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है कोर्ट के माध्यम से। दोस्तों, लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के खिलाफ में, के अगेंस्ट में जब उसे वारंट मिलता है, तो वो काफी डर जाता, काफी घबरा जाता है कि कहीं मैं अब अरेस्ट ना हो जाऊं। दोस्तों, फिर अगेन उसके मन में एक प्रश्न आता है कि क्या बिना कोर्ट जाए मेरा ये वारंट रिकॉल हो सकता है, मेरा ये वारंट कैंसिल हो सकता है बिना कोर्ट जाए? क्योंकि अब आने वाली डेट पे तो मैं नहीं जा पाऊंगा। समझो आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई बड़ी इश्यूज हैं, आप आने वाली डेट पे नहीं जा पाएंगे, और आपको इस बात का डर भी सता रहा है कि भैया कहीं पुलिस मुझे अरेस्ट ना कर ले, मुझे कहीं पुलिस पकड़ ना ले, इस बात का भी आपको डर सता रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि बिना कोर्ट जाए मैं अपने वारंट को रिकॉल कर सकता हूं क्या, वारंट को कैंसिल कर सकता हूं क्या? तो दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं ना, इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको देने वाला हूं। डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका जो लोन डिफॉल्ट का जो मामला है, यदि इसमें टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट या फिर जो भी फोरक्लोजर का अमाउंट है या फिर जो भी सेटलमेंट का आपका अमाउंट है, यदि वो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख है, और ऐसे में यदि आपको लग रहा है कि आपकी कैपेसिटी है, आप यहाँ वहां से कहीं से अरेंज करके आप इसका भुगतान कर सकते हैं, तो मैं तो आपको बोलूंगा, यदि कोर्ट से पहली नोटिस आई है या फिर दूसरी नोटिस आई है, तो आप इस पहली और दूसरी नोटिस के स्टेज पर ही आप लोन कंपनी से बातचीत करके, चाहे समझौता हो या फिर रेगुलर क्लोज हो, आप उनको पैसे देकर
उनका फॉलोअप लेकर उनकी लीगल टीम से बातचीत करके आप इस मामले को खत्म करवा सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है, वकील लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस करना क्या होगा, आप लीगल टीम से फॉलोअप ले लीजिए बैंक के, बस उनको बता दीजिए सर मैंने पेमेंट कर दिया है, ये एनओसी की कॉपी है, ये लोन क्लोजर का ये स्टेटमेंट है, ये नो ड्यू सर्टिफिकेट है सर, आप ये ले लीजिए और मेरा ये पेमेंट खत्म, सेटलमेंट करवा लिया मैंने। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आने वाली डेट पर कोर्ट में आप केस की विड्रॉल की एप्लीकेशन लगवाइए और इस मामले को सर खत्म करिए। तो कोर्ट देखता है कि भैया चलो ठीक है, सेटलमेंट हो गया, पैसे आ गए, डिस्प्यूट मामला खत्म हो गया, तो कोर्ट खुद ही क्या करता है, केस को डिस्पोज ऑफ कर देता है। और कोर्ट खुद ये चाहता है कि इस मामले में सेटलमेंट हो, कोर्ट का समय आगे बर्बाद ना हो। ऑलरेडी कोर्ट में लाखों केस की पेंडेंसी है, कोर्ट खुद इस मैटर को मीडिएशन में रिफर करता है, कोर्ट खुद सेटलमेंट के लिए बैंक को, लोन के डिफॉल्टर को, दोनों को पुश करता है, मोटिवेट करता है दोस्तों। तो यदि केस की पहली दूसरी तारीख पर यदि आपका फंड का पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है तो आप लोन कंपनी से संपर्क करके पेमेंट करवाकर आप अपने इस मामले को खत्म करवा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये याद रखना, यदि ये 1 या 2 डेट में हो जाए, तो यदि आपका फंड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपको कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी होगी। यदि कोर्ट से समन्स आया है, कोर्ट से वारंट आया है, तो आपको कोर्ट में हाजिर होके आपको बेल लेनी है दोस्तों। आपको बेल बॉन्ड मुचलका भर के आपको बेल का जो कंप्लायंस होता है वो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। यदि आपको समय चाहिए तो, यदि आप आने वाले 1 या 2 डेट में अगर आप इस केस को आप बाहर यदि आप सेटल नहीं कर पा रहे, तो मैं ये कह रहा हूं आपको। दूसरी चीज, यदि लोन का अमाउंट काफी बड़ा है, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, पैसे का फंड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में दोस्तों यदि आपको समय चाहिए, 6 महीना 1 साल आपका आपको समय चाहिए, तो कोर्ट से अगर नोटिस आती है, सम्मन्स आ रहा है, वारंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो आपको तारीख पर हाजिर होकर आपको बेल लेनी चाहिए। आपको वारंट कैंसिल करवाना चाहिए दोस्तों। कोर्ट की आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि वहां पर बैंक के वकील, बैंक के एडवोकेट खड़े हैं। आप तारीख पर, डेट पर आप नहीं जाते हो, या फिर आपके वकील साहब नहीं जाते हैं, तो आपके अगेंस्ट में दोस्तों एडवर्स ऑर्डर होगा। आपके अगेंस्ट में वारंट भी निकल सकता है, अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है दोस्तों। यदि आपके लिए तारीख पर, डेट पर हमेशा जा पाना पॉसिबल नहीं है, मैं तो बोलता हूं लोकल एडवोकेट लगाइए। लोकल एडवोकेट के साथ में वकालतनामा साइन करिए दोस्तों, उनको अथोराइज करिए कि जो भी डेट्स पड़ेगी वो डेट्स पर वो वहां पे खड़े हो कि आपका पक्ष रखे, डेट ले, ठीक है, और आपको थोड़ा समय दिलवाए दोस्तों। दूसरी चीज, कोर्ट खुद कहता है कि हर एक डेट पर आरोपी को, अक्यूज को, खास करके सेक्शन 25 के मामले में, सेक्शन 138 के मामले में बार बार हर एक तारीख पर आरोपी, अक्यूज को आने की जरूरत नहीं है। जो नेसेसरी जो स्टेजेस हैं, जो इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस पर ही आरोपी की हाजिरी मैंडेटरी होती है। बाकी हर एक तारीख पर आने की जरूरत नहीं है। उनके वकील उनको वहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आप हाजिरी माफी की एप्लीकेशन लगाकर आप अपनी हाजिरी माफी को, आप एप्लीकेशन को अलाव अपने एडवोकेट के थ्रू आप अलाव करवा सकते हैं दोस्तों। आपको हाजिरी माफी मिल जाएगी। आपको हर तारीख पर आपको जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समय चाहिए, टाइम चाहिए, अभी पैसा का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, सेटलमेंट की बात नहीं बन पा रही है, तो कोर्ट की रिस्पेक्ट करिए और कोर्ट में एक लोकल वकील लगाकर केस को हैंडल करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि सम्मन्स आया, आपको पता नहीं चला और अचानक आपको BW बेलेबल वारंट आ गया। अब वारंट की कॉपी आपके हाथ में आ गई। अब आने वाली तारीख पर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी लाइक हेल्थ इशू है, मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ ट्रेवल इशू है, एक डेट मैनेज हो जाए, ठीक है, मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं पुलिस वाला मेरे घर पे ना आ जाए, पुलिस मुझे अरेस्ट ना कर ले, ठीक है, ऐसा कुछ अगर आपके मन में है, वारंट का डर है आपके मन में, और आप तारीख पर, आने वाली तारीख पर यदि आप नहीं भी जा पा रहे हैं, क्योंकि देखो वारंट पे क्या होता है, वारंट में कभी भी पुलिस बीच में घर पे आपके आ सकती है। अब ऐसे में आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं आने वाले डेट पे नहीं जा पाऊंगा, फिलहाल अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, और ऐसे में आप ये चाहते हैं कि मैं घर बैठे ही अपने इस वारंट को कैंसिल करवा लूं, रिकॉल करवा लूं, तो दोस्तों ये चीज पॉसिबल है। आपको करना क्या होगा, आपके लोकल एडवोकेट से आपको बात करना होगा।
जिस भी कोर्ट में ये केस फाइल हुआ है वहां के लोकल एडवोकेट से बातचीत करके आप अपने इस वारंट को रिकॉल करवा सकते हैं। यदि पहली बार ये वारंट निकला है तो BW, पहली बार निकला है तो अब रिपीट एंड रिपीट बार बार निकल रहा है तो बार बार ये वारंट रिकॉल नहीं होगा दोस्तों। कोर्ट भी देखती है, समझती है, सर्कमस्टेंसेस को, केस को देखती है, वो उसके बाद ही अलाउ करती है। तो आप वारंट को रिकॉल करने की एप्लीकेशन अपने एडवोकेट के थ्रू फाइल करवा के दोस्तों आप वारंट को रिकॉल करवा सकते हैं। तो ऐसे में आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी, पुलिस घर पे आपके नहीं आएगी, ठीक है। आपका जो अरेस्ट का जो डर आपको सता रहा है वो खत्म हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों वारंट रिकॉल पॉसिबल है, लेकिन ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर होती है भैया कि वो आपके इस वारंट रिकॉल की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, बट मैक्सिमम टाइम्स में एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके एडवोकेट को अच्छे से बढ़िया से आपका पक्ष रखने के लिए बोलिए, अच्छे से आर्गुमेंट करने के लिए बोलिए, तो आपका वारंट रिकॉल हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये वारंट बार बार रिकॉल नहीं होंगे, एक बार दो बार हो सकता है, लेकिन बार बार कॉन्टिन्यूअस रिकॉल नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर वारंट रिकॉल करवा लेते हैं, आपको 2-4 महीने समय वापस दोबारा मिल जाता है, तो उस समय के दौरान में भी आप लोन कंपनी से बातचीत करके आप सेटलमेंट करवा के रेगुलर तरीके से क्लोज करके पैसे वगैरह दे के आप अपने मामले को आप खत्म करवा सकते हैं। फिर अगेन क्या होगा, बैंक एडवोकेट, उनकी लीगल टीम क्या कर सकती है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी, भैया हमारा सेटलमेंट हो गया, हमको पैसे मिल गए, हम केस को विड्रॉ करने की एप्लीकेशन लगाते हैं, मामले को खत्म करते हैं, तो कोर्ट केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा, तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बात को जरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और आपका लीगल रिप्रेजेंटेशन आप तो अपने एडवोकेट के थ्रू आप रख ही रहे हो, उनको आपने अथोराइज किया है, वकालतनामा साइन किया है, तो फिर टेंशन ही नहीं है ना, ठीक है। तो भाई देखो, आप ये अगर सोचेंगे कि मैं केस लड़ूंगा लंबा लंबा, तो इसमें आपका पैसा ही नुकसान होगा। तारीख की फीस दो, ठीक है, बीच बीच में अगर कोई छोटी मोटी बहस हुई तो बहस की फीस अलग से दो, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि भाई मुझे लंबा समय चाहिए, 2 साल 2.5 साल 3 साल, तो फिर जमानत कराओ, ठीक है। फिर केस की जो ट्रायल जो डेट्स पड़ती है उसमें पार्टिसिपेट करो, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट जो स्टेजेस होते हैं उसमें आपको हाजिर होना पड़ेगा, जैसे आपका स्टेटमेंट लेना है, ठीक है, आपका प्ली रिकॉर्ड करना है, ये सब आपका क्रॉस लेना है, तो ये सब स्टेजेस में आपको हाजिर होना पड़ेगा। और ये सब स्टेजेस पर आपके वकील साहब भी आपसे काफ़ी फीस भी चार्ज करेंगे दोस्तों। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि वकील के माध्यम से जितना भी आपको डेट तारीख मिलता है, जितना भी आपको समय मिल जा रहा है, उस समय के दौरान पैसे का फंड का थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से अरेंजमेंट करिए। आपके वकील साहब को बोलिए कि बैंक के वकील साहब से बातचीत करें, सेटलमेंट के संबंध में बातचीत करें, अपनी आर्थिक समस्या प्रॉब्लम को बताकर इस मामले को आप सेटलमेंट करने की ओर लेकर जाएं दोस्तों। केस को लंबा चलाकर कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम चांसेस है कि आप केस हारोगे, खासकर सेक्शन 25 और 138 के मामले में, क्योंकि लोन एग्रीमेंट को साइन किया है आपने, ECS मैंडेट की परमिशन दी है आपने, अपने पैसे लिए हैं, पैसे आपके अकाउंट में आए हैं दोस्तों। ये सारी चीजें हैं जो आपके खिलाफ में जा सकती हैं। तो ऐसे मामलों को लंबा चलाकर कोई मतलब नहीं है। आपके खिलाफ में जो BNS की धारा 318 316 के तहत जो कंप्लेंट केस मुकदमा दर्ज हुआ है वो गलत हो सकता है, वो फॉल्स हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में कहा है कि लोन डिफॉल्ट के मामले में EMI नहीं भरना, लोन डिफॉल्ट हो जाना, यह कोई अपराध नहीं है। अब ऐसे मामले में यदि लोन कंपनी गलत तरीके से आपके ऊपर चीटिंग, फ्रॉड, विश्वासघात का कोई आपराधिक केस दर्ज करवा देती है, तो ऐसे मामले लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको प्री कॉग्निजेंस की नोटिस जब आपको आती है, तो उस पे जो डेट पड़ती है, वो डेट के स्टेज पर आपको आपके वकील साहब को वहां पे खड़ा करना होगा, आपको मजबूती से बहस करवाना होगा, सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण जजमेंट रखनी होगी, आपका पक्ष मजबूती से रखना होगा, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें आपको आपका डिफेंस रखना होगा दोस्तों। कोर्ट को बताना होगा कि मेरा फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, मैं विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं, मैंने कुछ समय तक EMIs भरी है, मैंने कुछ समय तक क्रेडिट कार्ड्स के बिल का पेमेंट किया है, तो यहाँ पर मेरा फ्रॉम द बिगिनिंग बैड इंटेंशन था ही नहीं, तो यहाँ पर कैसे मेरे ऊपर ये आरोप लग गए। तो यहाँ पे आप मजबूती से आपका पक्ष रखेंगे तो प्री कॉग्निजेंस की नोटिस के स्टेज पर ये जो क्रिमिनल जो ऑफेंस जो ये जो आपराधिक जो मामला दर्ज हुआ है चीटिंग एंड फ्रॉड का, BNS 318 316 का, ये केस मुकदमा पहली तारीख पर खत्म हो जाएगा। आप चाहे तो इस मामले को आप हाई कोर्ट के माध्यम से भी आप तो क्वैश करवा सकते हो, खत्म करवा सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये आपराधिक मामला ये गलत है। सेक्शन 25 का समझ में आता है, 138 का समझ में आता है, भैया चलो ठीक है, आपने एक छोटा मोटा एक आपने ऑफेंस क्रिएट कर दिया, आपने ECS मैंडेट की परमिशन दी थी, आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, तो आपने सेक्शन 25 का एक अपराध कर दिया, चेक बाउंस करवाया तो सेक्शन 138 का आपने एक अपराध करवा दिया, तो ये समझ में आता है, ठीक है। लेकिन ये चीटिंग एंड फ्रॉड का, BNS 318 316 का, यहाँ पे इस मामले को क्रिमिनल कलर दिए जाने की कोशिश की जा रही है लोन कंपनी के द्वारा। तो कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपने इस मामले में कहा है
कि ऐसे मामलों को क्रिमिनल कलर देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यदि व्यक्ति लोन का बोरोवर फ्रॉम द बिगिनिंग उसका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है कि पैसे लेने हैं, पैसे नहीं देने हैं, तो फिर यह मामला बन सकता है। बिल्कुल डिफॉल्टर है तो यह मामला बन सकता है। यदि ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं, ऐसा कोई घटक है ही नहीं इस मामले में, तो फिर यह मामला पूरी तरीके से गलत है, फॉल्स है और फैब्रिकेटेड है। तो ऐसे मामलों को जो कोर्ट है वो खत्म कर देती है दोस्तों। तो आप इस प्रकार के मामले को आप फाइट कर सकते हो, आप इस प्रकार केस को आप लड़ सकते हो दोस्तों। बाकी सेक्शन 25 138 के मामले को काफी लंबा चलाकर आपका समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, दैट्स इट। और पैसे यदि नहीं है, समय चाहिए, तो कोर्ट की डेट्स को अटेंड करिए, कोर्ट की ट्रायल में पार्टिसिपेट करिए, आपको अपने आप समय मिलता रहेगा। आपको बस ये ध्यान देना कि भाई डेट तारीख पर आपके वकील साहब नहीं जाएंगे या फिर आप नहीं जाओगे तो आपके खिलाफ में वारंट जारी होगा, और वारंट जारी होगा तो आपको पता है कि नजदीकी थाने से पुलिस वाला घर पे आएगा, तो आपकी दिक्कत समस्या और बढ़ेगी दोस्तों। तो लंबा समय चाहिए तो बेल करवा लीजिए, वारंट जो है आपका वो रिकॉल करवाइए या फिर कोर्ट में हाजिर होके वारंट कैंसिल करवाइए, दैट्स इट। समय आपको भरपूर मिलेगा, आप कोर्ट की रिस्पेक्ट करेंगे, समय आपको भरपूर मिलेगा। और इस केस मुकदमे के दौरान बीच में कभी भी आप अपना सेटलमेंट समझौता आप कर सकते हैं, पैसे देकर आप मामला खत्म कर सकते हैं दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए, मैं तो आपको यही कहूंगा। बाकी ये केस लंबे समय तक लड़ना ये मूर्खता होगी, अपना समय बर्बाद, अपना पैसा बर्बाद। ऑलरेडी आप लोन डिफॉल्ट के दलदल में, जाल में फंसे हैं दोस्तों, और आप वकील को पैसे दे दे के आप और बर्बाद हो जाओगे। इस बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, एकदम क्लियर कट। भले से मैं वकील हूं, लेकिन मैं आपका भविष्य जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आगे क्या हो सकता है, वो चीजें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं दोस्तों। तो छोटे मोटे अमाउंट के लिए 50,000 1 लाख रुपए के लिए केस मत लड़ो, पैसे देकर सेटलमेंट वगैरह करवा के बिना कोर्ट कचहरी जाए बाहर बाहर मामलों को खत्म करवा लीजिए। बस लीगल टीम से आपको कोऑर्डिनेट करना होगा बैंक की, बस दैट्स इट। और अमाउंट बड़ा है, कोर्ट की डेट्स पार्टिसिपेट करिए, मामलों को देखिए, चलाइए, बीच में जब पैसे का आपका फंड का अरेंजमेंट हो जाए, पैसे वगैरह देके आप मामला खत्म करवा सकते हैं दोस्तों। बस यहाँ पे कोर्ट कचहरी वाले मामले में आपको वारंट से बचना है, दैट्स इट। वारंट से बचना है, बस खत्म। और आप सोचोगे मैं भाई वारंट आया मैं रिकॉल करवा लूं, तो बार बार वारंट रिकॉल नहीं होता है। और ये जो प्रिसाइडिंग जो मजिस्ट्रेट्स होते हैं ना, उनका ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है। कोई कोई कोर्ट रिकॉल का एप्लीकेशन अलाव करती है, कोई कोई कोर्ट अलाव नहीं करती है। अगर कोई कोर्ट अगर अलाव नहीं करेगी, आपका BW बेलेबल वारंट अगर आपका रिकॉल नहीं करेगी, तो अगर फिर क्या होगा, फिर आपके अगेंस्ट में NBW नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा। तब क्या करोगे फिर आप? तब तो फिर पुलिस को पावर मिल जाएगा आपको अरेस्ट करने का, फिर आपको आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, आप आपके वकील साहब से आप कांटेक्ट करिए, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वहाँ पे कोर्ट की क्या प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से अपना आप डिसाइड करिए, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो गई है, पैसे का फंड का अरेंजमेंट हो गया है, तो पैसा वगैरह देके मामला खत्म करवा लीजिए, ठीक है। और इसमें ये कोर्ट कचहरी वाला मामला लंबा चलाकर इसमें आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। मुझे क्या है, हमें तो फीस मिलेगी, हम फीस लेंगे, केस चलाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों, तो ये था पूरा मामला डियर फ्रेंड्स। तो यदि इसके संबंध में कोई भी आपको मेरी मदद चाहिए, कोई आपको नोटिस आई है वारंट का, समन्स का, प्रीकॉग्निजेंस का, कुछ भी आपको मुझसे मदद चाहिए, तो आप मुझे याद कर सकते हैं, मैं आपको इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।